फैजल रहमान हमारे छोटे भाई हैं, जैसे पवन जी हमारे बड़े भाई। ढाका विधानसभा का बेटा हूं और 37 पंचायत का हर आंगन मेरी मां का आंगन है। कि उन्होंने क्या विकास किया है, उन्होंने अपना विकास किया है कि जनता का विकास किया है, ये 2025 के चुनाव में जनता तय कर दी। भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम किया है, इसलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बार ढाका विधानसभा से कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा और जो सड़क पे लड़ा है सदन में वही जाए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टू जेड ढाका न्यूज और अभी हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में है। और ढाका विधानसभा में घोड़ा साहन प्रखंड के घोड़ा साहन में अभी हमारी मौजूदगी पूर्व प्रत्याशी 21 ढाका विधानसभा अभिजीत सिंह के आवास पे है। अभी अभिजीत सिंह अभी हमारे से जुड़ने वाले हैं। सर, आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह आप आने वाले आगामी बिहार विधानसभा 2025 का किस तरह तैयारी कर रहे हैं और लोगों से किस तरह जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का किस तरह आपको समर्थन मिल रहा है, आप हमारे न्यूज चैनल के द्वारा आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप यहाँ आए और आप ढाका की बात कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। रही बात की मेरी तैयारी 2020 को काउंटिंग हॉल से निकलने के बाद से ही चल रही है। राजनीति में तैयारी नहीं होती है, राजनीति सेवादारी का एक रूप है। अगर आप जनता की सेवा, जनता के आवाज़ बनना चाहते हैं, जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रतिदिन चुनाव है, प्रतिदिन आपके लिए संघर्ष है और प्रतिदिन आपको लड़ाई लड़नी होगी। और मैं 2020 के चुनाव हारने के बाद जब मुझे जनता ने वोट कम दिया और मुझे सड़क पे रखा और एक व्यक्ति को सदन में भेजा, तभी मैंने मान लिया कि सड़क मेरा, सदन उसका। और सड़क पर जो मैंने 4 साल किया है वो जनता जानती है। और इस बार वोट भी सड़क पर जिसने मुद्दे उठाए हैं, इस बार सदन भी वही जाएगा। जनता की यही पुकार। सर, सोशल मीडिया के द्वारा आपका बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दा है जिसको आपको हर जगह उठाते हुए देखा जाता है। जैसे फुलवरिया का पुल निर्माण के लिए आप बहुत संघर्ष किए थे, उसको भी सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग देखे। और जैसे घोड़ा साहन में बस पड़ाव या और फाटक वाला जो मामला है, ये सब पे आप बहुत, और ट्रेन वगैरह जो यहाँ जो सरकार के द्वारा यहाँ ट्रेन जो नहीं रुकता था उसको भी आप रोकने के लिए पूरा कोशिश किया और उसको करके, और वहाँ पे ट्रेन ठहराव का एक मसला आप उठाए थे, बहुत बड़ा मुद्दा उठाए थे, और इसको आप करके दिखाए, धरातल पे उतार कर आपने साबित किया है से आप एक मजबूत नेता है ढाका विधानसभा के लिए। लेकिन आपके सामने एक ऐसे मजबूत जो माने जाने अभी वर्तमान में जो विधायक पवन जायसवाल जी है, और इसी तरह पूर्व में फैसल रहमान जी है जो एक ज़मीनी स्तर के नेता माना जाता है ढाका विधानसभा में। तो आप इन दोनों से किस तरह लड़ाई लड़ेंगे? और रही बात महागठबंधन के तरफ से, क्या आपको ये टिकट मिल सकता है? देखिए, मैं ढाका विधानसभा का नेता नहीं हूँ, पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। मैं ढाका विधानसभा का बेटा हूँ और 37 पंचायत का हर आंगन मेरी माँ का आंगन है। हर भाई, हर बहन मेरी है, हर बुजुर्ग का आशीर्वाद मेरे साथ है। रही बात, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि फुलवरिया घाट की लड़ाई हो, बस पड़ाव की लड़ाई हो, ट्रेन ठहराव की लड़ाई हो, चाहे स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, इन सारी लड़ाइयों को हम लोगों ने और हमारी टीम ने लगातार हम लोग सड़कों पे हम लोग लड़े। रही बात दूसरे प्रतिनिधियों की जो आप बात कर रहे हैं, तो इनसे भी पूछिए कि इन्होंने 5 साल में 60 महीने में इन्होंने क्या किया है। 60 महीने में अगर इनका योगदान विधानसभा के प्रति रहा हो तो जरूर इनको वोट मिलना चाहिए। वोट उसे मिले जो विधानसभा की बात कर रहा हूं। मैं सड़क पर रह के भी मैंने हर मुद्दे को बारी बारी से उठाने का काम किया है। और जो व्यक्ति सदन में था वो शायद भूल चुके थे कि सदन में मुझे इसीलिए रखा गया है कि मैं ढाका विधानसभा का एक सशक्त वकील बन के ढाका की बात करूं। और रही बात महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी जो यहाँ से लड़े थे उनकी बात, तो वो 4.5 साल तो वो खामोशी से रहे, वो खामोशी से अपने
अपने जीवन में आनंद लेते रहे। अब चुनाव आया है तो बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे। यही हमारे हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक सुंदरता है कि चुनाव में हर तरीके के प्रतिनिधि, हर तरीके के लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार ढाका विधानसभा के लोग अपनी किस्मत आजमाएं और अच्छे व्यक्ति को चुन के सदन में भेजें, जो उनकी बात सदन में करे, जो उनकी लड़ाई सदन में लड़े, जो उनकी लड़ाई अधिकारियों से लड़े, जो उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़े, ना कि वो केवल अपनों तक सीमित रह जाएं। लेकिन अभी जो वर्तमान में विधायक पवन जायसवाल जी है, उनको हर सभा में और सोशल मीडिया के द्वारा हर सभा में देखा जाता है। उनका कहना यह है कि अगर ढाका विधानसभा में अगर हमने विकास किया है तो विकास के मुद्दा पे हम वोट मांगते हैं। विकास अगर नहीं किया है तो जनता हमें वोट ना दे, अगर विकास किया है तो हमें जनता वोट दे। देखिए, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। उन्होंने क्या विकास किया है, उन्होंने अपना विकास किया है कि जनता का विकास किया है, ये 2025 के चुनाव में जनता तय कर देगी। अगर उन्होंने अपना विकास किया होगा तो उनका वोट बताएगा, और उन्होंने जनता का विकास किया होगा तो भी वोट बताएगा। ये तो चुनाव का, ये तो जनता के ऊपर है कि किसने किसका विकास किया और किसका विकास हुआ और किस व्यक्ति ने कौन से मुद्दे उठाए। मेरे जो भी मुद्दे उठाए गए हैं वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसके ऊपर बाद में अमल किया गया है। मैं बार बार कहता हूँ, जो मैंने सिखाना चाहा या जो मैं करवाना चाहा वो 4 साल में मैंने यहाँ के प्रतिनिधि से करवाया है। सर, जैसे अभी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जैसे कांग्रेस भी है और आप कांग्रेस से जुड़े हुए नेता है, तो महागठबंधन से यहाँ तैयारी पूर्व विधायक फैसल रहमान जी भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद लग रहा है से महागठबंधन के तरफ से आपको टिकट मिलेगा? देखिए, मेरी बात को समझिए। हर पार्टी, महागठबंधन में कई पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट भी है, जो है मुकेश सहनी जी की पार्टी है, कांग्रेस है, तेजस्वी जी की पार्टी है। तो हर पार्टी अपना उम्मीदवार और अपना संगठन चुनाव के समय मजबूत करता है। आरजेडी भी अपना काम कर रही है और कांग्रेस भी अपना काम कर रही है। 2010 में भी यहाँ से आरजेडी नहीं जीती थी और 2020 में भी आरजेडी यहाँ नहीं जीती थी। जब जब आरजेडी अकेले लड़ती है तो वो चुनाव लूज करती है। ये सारी बातें जो हैं वो बड़े पैमाने पर, बड़े टेबल पर हो रही है, और कांग्रेस को जब भी यहाँ से मौका मिला है उसने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम किया है। इसलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बार ढाका विधानसभा से कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा और जो सड़क पे लड़ा है सदन में वही जाएगा। अगर आने वाले वक्त में अगर आपको महागठबंधन के तरफ से अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो आप इलेक्शन में उतर सकते हैं? देखिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये संभावनाएं व्यक्त करने की चीज़ नहीं है। मैं अभी महागठबंधन के साथ हूँ। मेरे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने महागठबंधन को अपना समर्थन दिया है और हम लोग महागठबंधन के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है। मैं आज नाउम्मीद कैसे हो जाऊं? पूरे बिहार में किसी का सीट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है जी। अभी तो वोटर लिस्ट में जो चोरी हो रही है जी। और जो लोगों का जो वोट काटा जा रहा है, अभी तो उसकी लड़ाई लड़नी है हमें। अभी हम अपने टिकट की लड़ाई छोड़िए, अभी तो मतदाता जो चोरी किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार चुनाव में 2020 के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के अंदर केवल 11,300 वोटों का अंतर था। वो सत्ता में इसलिए आए कि उन्हें 11,300 वोट ज़्यादा मिले थे, और महागठबंधन इसलिए सत्ता से बाहर हो गई क्योंकि उसे 11,300 कम वोट मिले थे। और अभी तो 60 लाख 65 लाख वोटरों को हटाया जा रहा है। लड़ाई इस बात की हम लोग लड़ रहे हैं। रही बात टिकट की, तो इसके लिए उच्च कमेटियां हमारे हर पार्टी में कमेटी बनी हुई है, और अभिजीत सिंह ने क्या किया है जमीनी स्तर पे ये सारी हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जानती है, और उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार ढाका से नेतृत्व जरूर करेगी। सर, जैसे अभी इलेक्शन लगभग 2-3 महीना लगभग रह गया है बिहार विधानसभा का, तो जिस तरह आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलना और मतदाताओं से आपका मिलना जुलना हो रहा है, तो किस तरह का माहौल लग रहा है आपके पक्ष में? देखिए, मेरे पक्ष में नहीं, इस बार जनता की जीत होगी, इस बार जनता की सरकार होगी, इस बार रोजगार की बात होगी, इस बार अस्पताल कैसे सुधरे इसकी बात होगी, इस बार सड़कों पे पानी नहीं सड़क कैसे दुरुस्त रहे इस बात पे बात होगी, इस बार ढाका के 37 पंचायत के लोगों की बात होगी, इस बार पढ़ाई की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहें
उसकी बात होगी। ITI कॉलेज जो भेलवा में बना है, वहाँ हमारे घोड़ासहन और ढाका के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इस बात की बात होगी। किसानों का जो है गन्ना वो रीगा चीनी मिल कैसे जाए, इसकी बात होगी। इस बार ना धर्म जीतेगा, ना जाति जीतेगी, ना पार्टी जीतेगा। इस बार ढाका से इंसानियत जीतेगी और इस बार कांग्रेस चुनाव जीतेगी। सर, एक घोड़ासहन का मामला है, शायद आपको ज़रूर ये चीज़ आपको खबर मिला होगा। से घोड़ासहन में अभी सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग को मालूम हुआ है से यहाँ एक लड़की के साथ रेप हुआ है, तो उसका आपको संज्ञान है? बिल्कुल है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, SP साहब ने अपना कार्रवाई, DSP साहब ने अपनी कार्रवाई की है। परंतु मैंने कल भी एक पोस्ट डाला था अपने फेसबुक के माध्यम से कि जिन लड़कों ने ये हरकत करी, आखिर उन लड़कों को ये बल जो मिला है, जो ये हिम्मत जो मिली है, वो हिम्मत देने वाला कौन है? वो कौन है वो व्यक्ति जिसके संरक्षण में रह के हमारा समाज आज बिगड़ रहा है? ढाका और घोड़ासहन में ऐसी हरकतें कभी नहीं होती थी। हमारा युवा इतना भटका हुआ नहीं था जितना 20 से और 25 के बीच में पिछले 5 साल में हमारा युवा भटका है। आखिर हमारा युवा इतना क्यों भटका? रोजगार से दूर होता क्यों चला गया? रोजगार की बात नहीं हो रही है ढाका में, आज शिक्षा की बात नहीं हो रही है ढाका में, आज बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं हो रही है ढाका में। आज युवा जो हमारा बिगड़ चुका है, आज जो युवा हमारा मिसलीड हो रहा है, आखिर वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से जनप्रतिनिधि हैं, वो कौन कौन से नेता हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो बच्चों ने किया है, उसमें तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे है, जिनकी उम्र है। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। मैं चाहता हूं कि SP साहब इसकी पूरी जांच करें कि ये कहां से इसकी लाइनअप हुआ और ऐसी घटनाएं क्यों हमारे ढाका विधानसभा में हुई, और ढाका विधानसभा में इतना ऐसा कौन सा बल है, ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी छत्र छाया में हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। सर, अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर, पीड़ित परिवार को बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। सर, जैसे अभी एक बिहार में एक नई पार्टी जो अभी आई है, काफ़ी उनका चर्चा भी चल रहा है, जैसे जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनके पार्टी से अभी लगभग माना जा रहा है से LV प्रसाद जी इलेक्शन में आ सकते हैं, तो अभी उनका क्षेत्र का भ्रमण भी हो रहा है। तो ये प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। प्रशांत किशोर जी को मैं पर्सनली ये जरूर कह सकता हूँ कि एक पढ़े लिखे उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, हाँ, और राजनीति करने आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और राजनीति एक दिन का काम नहीं है। वो सेवादारी पे विश्वास करें। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक उन्होंने सेवादारी के ऊपर अभी तक काम नहीं किया है। अभी तक वो मीडिया और मास लोगों के ऊपर सिर्फ जनसभाएं कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं दिखा है कि वो लोगों के प्रति वो उनका कोई ऐसा कार्य हो, जैसे बाढ़ आ रहा है या सुखाड़ हो रहा है या शिक्षकों को रोजगार नहीं मिल रहा है या रोजगार नहीं मिला, ऐसे कोई मुद्दे पे प्रशांत जी को मैंने काम करते हुए अभी तक नहीं देखा है। पार्टी भले वो बना चुके हैं और कई उम्मीदवार आ रहे हैं। जब आपने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, और मुझे लगता है वो एक बेहतर डॉक्टर हो सकते हैं। अब राजनेता वो कितने अच्छे होंगे ये तो भविष्य ही बताएगा कि वो कितने अच्छे राजनेता हो सकते हैं, बट डॉक्टर वो बहुत अच्छे हैं। और उम्मीद है मुझे कि जो आज तक उन्होंने अपने डॉक्टरी क्षेत्र में नहीं किया होगा, अब वो शायद लोगों के प्रति जो सेवा भावना है वो ज़रूर वो करेंगे। और हमें लगता है कि वो शिविर डॉक्टर साहब हैं, अभी तक उनका कोई शिविर मैंने नहीं देखा है, जबकि खुद वो डॉक्टर हैं। तो ऐसा कोई अभियान नहीं देखा है कि जो गुण उनके अंदर है, जैसे मेरे अंदर जो शिक्षा का गुण है, मैं चाहता हूं कि वो गुण मैं समाज के प्रति समर्पित करूं। तो वो गुण डॉक्टर साहब का जो गुण है डॉक्टरी, वो अगर वो दिखाते 37 पंचायतों में, तो मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक हो जाता। सर, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से एक ऐसे माना जाता है, ऐसे MIM जो पार्टी है वो मुसलमानों की बात, अल्पसंख्यकों की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक ढाका में पूर्व लोकसभा जो सांसद सीताराम सिंह बाबू जी के जो पुत्र है राणा रणजीत सिंह, उनका भी टिकट MIM के तरफ से लगभग। समझिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है,
तो यहाँ बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने आएंगे। मैं कह रहा हूं कि 2020 के चुनाव के बाद ये वो लोग कहाँ थे? कहाँ थे वो लोग जो चुनाव लोग हारे, या अभी जो नए लोग की एंट्री हो रही है वो लोग कहाँ थे? 4 साल, 4.5 साल यहाँ 2 ही लोग काम किए। एक वर्तमान विधायक जो मैंने जो भी आवाज उठाया उस पर जो भी उनको बन पड़ा वो उन्होंने उस बात को रखा, और एक अभिजीत सिंह जो सड़क में था, जो सड़क और सदन, बाकी जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये लोग कहाँ थे? तो ये वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। जिसे भी चुनाव लड़ना है, जिस भी पार्टी से लड़ना है वो लड़ें, उसमें कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैंने लोगों के लिए काम किया है। मेरे लिए ढाका की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मेरे लिए स्वास्थ्य केंद्र अच्छे से चलने चाहिए, मेरे लिए सड़कें अच्छी बननी चाहिए, मेरे लिए बस का पड़ाव हो कि गरीब व्यक्ति पटना 160-150 रुपए में चला जाए, मेरे लिए ट्रेन का ठहराव बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए किसान का गन्ना रीगा चीनी मिल चला जाए। आज मुझे बताइए, खाद की बोरी घोड़ासना ढाका में यूरिया 500 रुपये में बिक रहा है। कहाँ है ये नेता लोग? जरा इनसे पूछिए कि वो नेता कहाँ हैं? किस बिल में डूबे हुए हैं वो नेता? सिर्फ जाति, धर्म और पार्टी के नाम पे राजनीति करके सदन में कब तक जाइएगा? क्यों नहीं किसानों के लिए आवाज उठा रहे हो कि हाँ पानी, जल नल? भैया हर जगह, हर वार्ड में जल नल खत्म है। एक दिन सिर्फ जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया और जब मैंने पत्र भेजा पीएचडी डिपार्टमेंट को, तो मैंने देखा कि एक दिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ने एक छोटा सा फोटो डाला कि अब कल से, परसों से काम होना शुरू हो जाएगा। वो काम कहाँ है? आज तक धरातल पे नहीं दिख रहा है। लोगों के पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, किसान पटवन नहीं कर पा रहा है, उसको डीजल अनुदान तो बंद हो चुका। आखिर जो मोटर पहले था डिजिटल मीटर, किसानों को आप सबके घर में डिजिटल मीटर लगा रहे हो, और किसानों को जो है फिक्स मीटर क्यों दे रहे हो? भैया हम जितना पंप चलाएंगे उतना पैसा देंगे। अभी तो लाइन नहीं है पिछले 1-1.5 महीने से। घोड़ासना ढाका में आज जाके 10 kV का एक नया ट्रांसफार्मर लग रहा है, तो हमारे किसान भाई का जो है 2 महीने का जो बिजली बिल माफ करिए, क्योंकि वो तो फिक्स है। अगर वो डिजिटलाइजेशन पे रहता तो हम जितना मोटर चलाते 1 kV का, 2 kV का, हम उतना पैसा देते। तो वो नेता लोग कहाँ हैं जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं? उनके मुद्दे कहाँ हैं भैया? अभी आप यहाँ बैठे हो, कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है। तो वो नेता लोग कहाँ हैं? वो नेता सिर्फ जाति, पार्टी और धर्म के नाम पे ढाका में ये लोग चुनाव लड़ते हैं। एक केवल और केवल हमारा संगठन है जो काम के बल पे जनता के साथ खड़ा है, और हम लोग जनता के साथ खड़े रहेंगे। जैसे पूर्व विधायक फैसल रहमान जी है, उन पे बार बार एक आरोप लगता है, ऐसे वो बोलते नहीं है, लेकिन फैसल रहमान जी का तो कहना है हम वो चीज़ बोलते हैं जो करते हैं, जो बोल के और नहीं करने वाला काम हम नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ के नेतागण हैं जो बोलते हैं सिर्फ करते नहीं है। देखिए, ये बार बार आरोप रहता है। फैजल रहमान हमारे छोटे भाई हैं, जैसे पवन जी हमारे बड़े भाई हैं। सामाजिक रिश्ते होते हैं हर व्यक्ति के। अब वो क्यों नहीं बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं पब्लिक से, ये तो इसका जवाब, स्पष्ट जवाब जो है वो हमारे महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, एक वर्कर हैं। तो मुझे लगता है कि उसका जवाब अगर वो खुद दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात कि मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ, मैं नहीं बोलता, नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आता वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। मुझे इतना समझ में आता है कि अभिजीत सिंह ने ये ठान लिया है कि जनता की आवाज़ में हूँ, और मैं जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा, और मैं पब्लिक को ये एहसास दिलाता रहूँगा कि मैं सड़क पर हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ। तो सड़क पर आपका एक बेटा है जो लाठी लेके खड़ा है, चाहे वो अधिकार के अधिकारियों से लड़ने की बात हो, चाहे आपकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने तक बात हो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने अपना एक कीमती वक्त में से निकाल कर हमारे चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।